have assembled to celebrate 7th International Yoga Day in virtual mode due to restriction amid COVID-19 pandemic situation. On this momentous occasion, I welcome our Honorable Principal Sir, respected teachers and dear students who have joined to celebrate this great event. This is the day on which we owe one of our ancient saints, Patanjali, who has given the gift to the world community and is called the father of modern yoga. We also extend our gratitude to Swami Ramdev, who optimum popularization of yoga has been done by him. We also are indebted to our Honorable Prime Minister Narendra Modi. By his effort, United Nations has recognized Yoga Day on 21st June, which is the greatest day, which is the biggest day. Yoga is like music, the rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul that create the symphony of life. It is a dance of every cell with the music of every breath that create inner serenity and harmony. So once again, I welcome you all on 7th International Yoga Day and request our Principal Sir to motivate students and teachers to practice yoga and transform their personality to serve the society, nation and the world. Please, sir. आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम अपने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको इस विशेष अवसर की शुभकामना देते हैं। जैसा कि आपको विदित है, योग भारत की देन है विश्व को। आज योग घर घर पहुंच चुका है, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्राचीन काल से हिस्सा है। ऋषि महर्षि सभी ने योग को अपने जीवन में अपनाया था और लंबे अरसे से भारत के जीवन में, भारतीयों के जीवन में यह रच बस गया था। हाल के दिनों में इसकी महत्ता को लोगों ने ज़्यादा प्रचारित किया और यह युग है कि ज़्यादा समझे हैं। जैसा आप जान ही रहे हो कि आज का दिन जो है हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको इस दिवस के रूप में स्वीकार किया। जब भारत की ओर से इस बात को रखा गया कि आज की तारीख को रखा जाए, तो प्रश्न उठाया गया था यूएन में, भाई आज की तारीख ही क्यों? तो इसके दो वजह थी। एक तो आज का दिन जो है वो सबसे लंबा दिन माना जाता है और हर आदमी की चाहत क्या होगी, सबसे लंबी उम्र जिए। तो ये तर्क दिया गया कि आज का दिन सबसे लंबा दिन है और हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो दीर्घायु हो और इसलिए आज का दिन चुना गया। और दूसरा यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कई एक सेलिब्रेशन होते रहते हैं और एक दिन में एक ही सेलिब्रेशन का इस प्रकार से परंपरा रही है, तो आज का दिन खाली भी था। तो ये दोनों बात को रिसर्च करके लोगों ने रखा था और इस बात को माना गया। हालांकि हम लोग बहुत कहते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र के पटल पे लाने का प्रयास इसका बहुत पहले से चल रहा था, 2009 से ही चल रहा था और इससे बहुत सारे जो NGO थे और हमारे ऋषि महर्षि से जुड़े हुए थे। कालांतर में कुछ और प्रसिद्ध व्यक्ति इसे जुड़े, लेकिन योग को लाने के लिए
कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब इन्होंने इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर रखा और उन्होंने काफ़ी जोरदार प्रयास किया और जिसके कारण आज हम विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं योग का मतलब भी होता है जुड़ना, या मन का जुड़ना और तन से जुड़ना है। और इसकी आवश्यकता को रेखांकित अभी हाल के दिनों में कोविड पैंडेमिक में बार बार से लोगों ने किया, और अब इनको या पूरे जनमानस को समझ में आया, न केवल भारत में, भारत के बाहर भी, कि योग में न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता है बल्कि रोगों से निराकरण भी है। इसलिए भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी योग को लेकर के अभी विश्वास और भी बढ़ गया है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पैंडेमिक में लोगों ने योग का सहारा लिया, प्राणायाम किया, श्वसन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए, फेफड़े को मजबूत करने के लिए प्राणायाम किए। उसी प्रकार से अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अनेक योगासन किए। तो यह हम इस बात को इंगित करता है कि योग हम अपने जीवन में अपनाएं। योग अपनाएंगे निरोग रहेंगे। बहुत पहले 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, एक दूसरे संदर्भ में एक कविता पढ़ी थी, और वो था सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख आहे को होए। आप इसको योग के तो ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए था, आप योग के संदर्भ में इसको लाया। अगर आप योग करते हैं, निरोग रहते हैं, तो रोग से ऐसे ही मुक्त रहते हैं। खैर चलो, अभी बहुत लोगों ने रोग की मुक्ति के लिए भी प्रयास किया, और रोग होने के पश्चात, कोविड होने के पश्चात भी इसका सहारा लिया। लेकिन एक रिसर्च बतलाता है कि इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो हम योग को अपनाते हैं अपने शारीरिक चुस्ती दुरुस्ती के लिए, स्फूर्ति के लिए और रोग मुक्ति के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो आज जब यह जग जाहिर है कि योग हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुका है और हर व्यक्ति को योग अपनाना चाहिए। इसी संदर्भ में पूरे भारत का योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और भारत इसकी एक कहें कि एक जो फ्लैग बेरर करके जो कहेंगे, ये ध्वजावाहक देश है जिसने योग को प्रसारित किया है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए इसे हमें अवश्य ही अपनाना चाहिए। एक बार पुनः आप सबको योग दिवस के अवसर पर शुभकामना। हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। धन्यवाद सर। करें योग और रहें निरोग। और आज हम यह इस संकल्प के साथ यहाँ योग दिवस पर उपस्थित हुए हैं। हम अपने छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो यहाँ मौजूद है। और सबसे पहले हम दानिश को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने निर्देशन में कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दानिश। हेलो डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हेड को रोटेट करेंगे। स्टार्ट। 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. 2, 3, 4, 5. शोल्डर का रोटेशन करें।
anti-clockwise. Slowly. जीरो बनना चाहिए. Now, asanas first. Which asana will you start from? First of all, you have to sit in Padmasana. Padmasana और सुखासना और अर्ध पद्मासन. पद्मासन मतलब कमल की आकृति बनाना है और जो पैर है वो दोनों थाई पर रहना चाहिए. सुखासन मतलब आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं पालथी मार के, और अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं. रिलैक्स, टेक लॉन्ग ब्रीथ, एक्सहेल एंड इनहेल. This asana increases the concentration and the cell of our body get aligned to do the other asanas. अब हम शुरू करते हैं गोमुखासना. गोमुखासन जिसमें गो का गाय होता है और उसमें हाथ को पीछे ले जाया जाता है, घुटने को मोड़कर, और एक पैर जो है सामने वर्टिकल रहना चाहिए. अच्छा, दोनों पैर जो है वो मुड़ना चाहिए. इस आकृति में बैठना है और हाथ को पीछे करके दूसरे हाथ से उसको जहां तक कोशिश हो सके पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से ऐसा संभव सबों से नहीं होता है, लेकिन जहां तक हो सके वो बहुत ही लाभदायी आसन है जिसपे ये पश्चिमोत्तानासन. पश्चिमोत्तानासन जितना हम आगे झुक सकते हैं उतना झुकने का कोशिश करें. अंगूठा अगर टच हो जाता है तो वो आप इस आसन में सफल हैं, लेकिन जहां तक हो सके उतना झुकने से फायदा है. इससे गर्दन के नीचे का भाग और
आंख के ऊपर के भाग का अच्छा व्यायाम होता है, जिससे सारे मसल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो पैर ऊपर उठा हुआ है उसके विपरीत दिशा में अपने चेहरे को लाना है और जहां तक हो सके घुटने पर हाथ सीधा करके अपोजिट हैंड को घुटने की तरफ ले जाना है। चलो, अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वृक्षासन का अभ्यास करें। वृक्षासन। अपने दाहिने पैर को मोड़कर घुटने के ऊपर रखना है और सीधा हाथ खड़ा करके हाथ जोड़ने की कोशिश करनी है। और ये आसन सबों के लिए फायदेमंद है। आपका जो ध्यान केंद्रित होता है और कमर से लेकर ऊपर के भाग तक का टोनअप होता है। हाथ थोड़ा और बढ़ाया जाए ऊपर तो ज्यादा फायदेमंद होगा ये आसन। सबसे बढ़िया सबने किया वृक्षासन। अब बाएं पैर को उधर घुटने के ऊपर रखना है और फिर वही अभ्यास करना है। उस स्थिति में, वृक्षासन की स्थिति में 2 से 3 मिनट रहना बहुत ही फायदेमंद होता है। तड़ासन। तड़ासन किया जाए जिसमें पंजों के बल सीधा खड़ा होना है, हाथ को जमीन के क्षैतिज रखना है और उसके बाद ऊपर हाथ को पकड़ के और पंजों के बल खड़े हो जाना है। और इस स्थिति में थोड़ा देर रुकना है। एक बार और। पैर से लेकर सिर तक ये व्यायाम आसन बहुत फायदा पहुंचाता है। हमारा खून का संचार बढ़ाता है पूरे बॉडी में और ये भी सबों के लिए फायदेमंद है। पादहस्तासन।
It increases the flexibility of body, and particularly if you have waist problem, then it is difficult for them to do it. But if you don't have, then it is the best exercise to tone up your waist. रक्त का संचार सिर की तरफ ज्यादा होता है और निश्चित रूप से ये व्यायाम जो है, ये आसन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे ब्रेन के लिए भी। वीरभद्रासन, इसके अलग अलग पोस्चर्स हैं और बहुत कठिन नहीं है ये आसन। सबसे पहले अपने दाएं या बाएं पैर को आगे बढ़ाना है और हाथ को ऊपर की ओर ले जाके आगे झुकना है। सिर को पीछे की ओर रखना जरूरी है। ये वीरों का जो आसन होता है, जो वीर जिस मुद्रा में होते हैं, उस तरह का आसन बनना चाहिए। और घुटनों पर, आगे वाले घुटनों पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे घुटने मजबूत होते हैं। और वीरभद्रासन का दूसरा पोस्चर पीछे वाला पैर जितना उठ सके उतना उठाएं और दोनों हाथ मुठ्ठियां बांधकर आगे की ओर करें। वीरभद्रासन के ये दो पोस्चर सबों के लिए उपयुक्त है। त्रिकोण आसन, हम लोग इस आसन को कई बार व्यायाम के रूप में करते हैं। सुबह सुबह जब दाएं हाथ और बाएं पैर के अंगूठे तक अपना हाथ ले जाते हैं और लगातार इसको करते हैं। लेकिन आसन थोड़ा आराम से होना चाहिए, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए बॉडी में। So you can de-stress your body and mind through these asanas. अर्ध सर्वांग आसन, पैर को सीधा ऊपर की ओर उठाना है, हथेलियां जमीन पर रहनी चाहिए और जमीन से 90 डिग्री का कोण बन जाए तो ठीक है, उसके आगे भी लिया जा सकता है। लेकिन इफ यू आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद योर legs, then it is good posture of this asana, and it is very important to get your legs toned up with this asana. उत्थान पदासन, बस उसी को थोड़ा सा 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए जमीन के साथ। ये कमर से लेकर पैर तक के नीचे तक के भाग को बहुत ही मजबूत बनाता है और रक्त का प्रवाह तेज होता है, जिससे आप पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं।
पद्मासन करना है, मत्स्यासन। मत्स्यासन में हम पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठ सकते हैं और धीरे धीरे इसमें लेटने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पद्मासन की अवस्था में अगर लेट सके तो बहुत है। सुखासन में भी रह सकते हैं। अब सेतुबंध आसन। सेतु का मतलब पुल होता है और उसी तरह की मुद्रा को बनाना ये सेतुबंध आसन है, जिसमें सिर जो है जमीन के सहारे टिका हुआ रहेगा और पैर से लेके पीठ के ऊपर तक का भाग जो है वो जमीन से ऊपर रह सकता है। पैर भी ऊपर रह जाए तो ठीक है। और हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से यह आसन सबों ने किया है। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। गर्दन से लेकर कमर तक के भाग के लिए यह बेहतरीन आसन है। और अंत में वज्रासन, जो प्रायः हम लोग भोजन के उपरांत करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, एपेटाइट बढ़ता है, माइंड और बॉडी रिलैक्स भी होता है। रिलैक्स। शवासन। शवासन से आप प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे अगर 2-3 मिनट शवासन कर लें। सबसे आसान आसन है, लेकिन आप अपने हाथ पैर सिर को जितना ढीला छोड़ सके बिना कोई स्ट्रेस के, तभी ये आसन सफल होता है। नींद की स्थिति में नहीं आनी है, लेकिन आपके लिए ये आसन बहुत ही रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल आपको जैसे ढीला शव मतलब आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, कहीं से कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन को बिल्कुल अस्थिर कर लें, कोई विचार मन में होने नहीं चाहिए। पूरा ध्यान केंद्रित हो अपने बॉडी और माइंड पर। कभी कभी विचारों की शून्यता भी जरूरी है लाइफ में,
And now your body and mind is aligned to start pranayama, which has played the pivotal role in the pandemic situation. अपने लंग्स, अपने हार्ट और अपने माइंड को स्थिरता और मजबूती प्रदान करने के लिए प्राणायाम आज की अनिवार्यता बन गई और बहुत सारे वेदांता के डॉक्टरों ने भी इसे स्वीकार किया है। उन्होंने उसी को मॉडिफाई करके प्राणायाम को दूसरा रूप देके लोगों को कहा है कि ऐसा करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, हार्ट मजबूत होगा। डॉक्टर रविंद्र कुमार की बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका से हम लोग शुरू करते हैं। भस्त्रिका का अर्थ होता है जैसे लोहार की धूकनी चलती है उस तरह से एक्सहेल करना जो भस्त्रिका। इनहेल करना है लंबा और तेजी से छोड़ना है। इनहेल करने में थोड़ा समय आप ले सकते हैं, लेकिन छोड़ने में आप तेजी कीजिए। ये भी ध्यान रहे कि नाक पर ज्यादा जोर ना पड़े। आराम से जो सांसें जो आपने हवा को अंदर लिया है वो बाहर निकल जाएगा। जितने भी प्राणायाम हैं वे हमारे मस्तिष्क को, हमारे फेफड़े को, हमारे हृदय को मजबूत तो बनाते ही हैं और हमें एक उस अवस्था में ले चलते हैं जहां हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं। जुड़ाव का भाव उत्पन्न होता है मन में और उसी में से एक भस्त्रिका प्राणायाम है जो आपके फेफड़ों को मजबूत तो बनाता ही है, आपका रक्त संचार भी बढ़ाता है और पेट के विकार को भी दूर करता है। अब कपालभाति जो आसान भी है और करने में ज्यादा प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है और वो प्रसन्नता और आनंद जब आपके जीवन में अस्थायी तौर पर आ जाए तो यही उद्देश्य है इस भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम का कपालभाति प्राणायाम, जिसमें आपको सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि सांस छोड़ने की कोशिश करनी है और शरीर हिलना नहीं चाहिए, केवल पेट का जो भाग है वही केवल हिलेगा जहां से हम सांस छोड़ रहे हैं। इसको कम से कम 5 मिनट तक रोज अभ्यास करना चाहिए। 5 मिनट से कम करने पर उसका कोई खास फायदा नहीं होता है। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो इस प्राणायाम को धीरे धीरे करें। ऐसे इसका आइडियल जो टाइम है वो 1 सेकेंड में एक बार होना चाहिए। 300 बार अगर आप कर लेते हैं तो 5 मिनट आपका हो जाता है। ये था कपालभाति और उसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे श्वास तंत्रिका को ठीक करता है, रेस्पिरेशन और लंग्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर में यह बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। सबों को इसका अभ्यास करना चाहिए।
लगभग एक बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में 10 सेकंड का समय लगता है। अगर हम 30 बार इसको कर लेते हैं तो 5 मिनट पूरा हो जाता है। सांस एक नासिका के से हम ऊपर खींचे, फिर अंगूठा हटा के फिर दूसरे नाक को के नासिका को दबाकर हम श्वास को छोड़ें। एक्सेल एंड इनहेल। हमेशा सकारात्मकता के साथ बिल्कुल पॉजिटिव होके प्राणायाम करना चाहिए कि हम जो इनहेल कर रहे हैं तो अच्छे गुणों को अंदर समेट रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं तो दुर्गुणों को बाहर छोड़ रहे हैं। इस तरह का भाव जब मन में आता है तब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद रिलैक्स हो जाए और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम जो भौरों की तरह गुंजन करना पड़ता है इसमें, और अपने 3 उंगलियों को आंख पर रखते हुए अंगूठे को कान के पास रखें या कान पर रखें। जो एक उंगली आपके आईब्रो के ऊपर रहेगा और उसके बाद इनहेल करके भौरों की तरह गुंजन करना है। तीन से 5 बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है जिसमें उनका याददाश्त बढ़ता है और पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है। याददाश्त बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है, इसलिए सबों को ये करना चाहिए। और अंत में हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ पद्मासन में बैठ के प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी करें। जो हमारा मूल मंत्र है ओम का उच्चारण।
की ओर ले जाकर उसको आपस में रख दें। जब ऊष्मा और ऊर्जा पैदा हो जाए तो आंखों पर लगाएं। हथेली को आंखों पर लगाएं। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अग्रसेन डीएवी विद्यालय की तरफ से ये आयोजन। हम धन्यवाद देते हैं अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय को, जिन्होंने हमें निर्देशन दिया कि इस तरह का आयोजन करना है, और आयोजन की सफलता और उसके पूर्ण होने में उनका योगदान सबसे ऊपर। उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इन छात्र छात्राओं का जो इस कठिन परिस्थिति में हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने एक विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम अपने सभी शिक्षकगणों शिक्षिकाओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति, अनुशासन और धैर्य से सारे प्राणायाम और आसनों को किया, और सबों के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जब हम अपने छात्र छात्राओं से रूबरू होंगे तो उन्हें जरूर बताएंगे कि हम किसी भी सिचुएशन में, हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हम उन्हें हमेशा योग, आसन और प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। शांति पाठ। हम सभी शांति पाठ के लिए खड़े हो जाएं। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्व शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। थैंक यू।